500 बिलियन डॉलर उनका 595 या 597 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब जरा देखें और आपको 1.2 बिलियन मिला है, आप घुटनों पे हैं और वजीर आजम भी IMF का होगा। डायस्पोरा देखें, जिधर जाते हैं डायस्पोरा उनका छा जाता है। तालीम देखें, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। दुबई में उसकी ब्रांच खुल गई तारड़ साहब। मैं दुख वाली बात तो ये है कि एक वाहिद इंसान, कोई माँ एक पूरा बच्चे नहीं पैदा कर रही है जो रोक सके इन सारी चीजों को। यानी क्या ट्रेजेडी, अल्लाह जानता है। और दूसरी बात यह है कि खासकर जब मैं देखता हूं कि एग्जैक्टली वाघा बॉर्डर से दूसरी तरफ जो है वो कुछ और है, बिल्कुल सिस्टम ही कुछ और है। कि राफेल तैयारे जो है उनका तो 51% रिलायंस है और भारत के अंदर बनेंगे उसके ज्यादातर इक्विपमेंट जो उन्होंने सबमरीन्स ले रहे हैं, जिनके मैं स्कॉर्पियन बात कर रहा था। मैं ये भी इतलान अर्ज करना चाहता हूं, वो भी साउथ मुंबई के अंदर बनी है। बनी वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है लेकिन बनी मुंबई में है। तीनों लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं। DNA सेम है, सोचे एक है, खाना एक है। अगर नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है। और मोदी जी का मैंने अगले दिन कहा था, मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। अगर हमारे जैसा बंदा करे कि अपने पड़ोसियों से कुछ सीख लें तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि भारत बुलंदियों को टच कर रहा है तो भी देखो, मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़ा कर। पढ़े किस तरह? इंग्लिश तो आती नहीं। ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इस साल इस कुछ शॉर्ट पीरियड में 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर, सिर्फ इस वजह से असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका, दुनिया में बेचेगा। इसकी तैयारी हो रही। और वर्सेस अब तो अफगानिस्तान की भी तारीफ करें तो फिट पड़ जाती है आप, क्योंकि आप बस्तियों पे जा रहे हैं मुसलसल। लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खिते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश करते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूँ, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है। हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। 1.2 बिलियन मिला आपको IMF से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। 595 बिलियन। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। और 36 राइफल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाए उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाए। चीमा साहब, तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो है ये किसके मुकाबले में है? ये F-18 हॉर्नेट्स तैयारे को सुपर उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है। और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स है उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी अलायंस की। और दासो अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इस साल इस कुछ शॉर्ट पीरियड में 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर, सिर्फ इस वजह से असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका, दुनिया में बेचेगा। इसकी तैयारी हो रही। और वर्सेस अगर हमारे जैसा बंदा करे कि अपने पड़ोसियों से कुछ सीख लें तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि भारत बुलंदियों को टच कर रहा है तो भी देखो, मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़ा कर। पढ़े किस तरह? इंग्लिश तो आती नहीं। ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, एक दूसरे को सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं उर्दू में करते हैं। अंग्रेजी एक चैनल नहीं है, अंग्रेजी एक अखबार नहीं। फिर काले बकरे के रेवोल्यूशन आएगा, काले बकरे। और उस पर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने आपको शायद बताया था कि वाशिंगटन DC में एक डिप्लोमेट ने एक दिन मुझे पूछा था कि इज इट ट्रू कि बनी गाला के अंदर मुर्गियां चलाई जाती हैं? तो आपके पास भी बहुत कुछ है, सोचने की बात। लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं। DNA सेम है, सोचे एक है, खाना एक है। अगर नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है। और मोदी जी का मैंने अगले दिन कहा था, मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। अब भी मेरी रिक्वेस्ट है
टू whom it may concern, जो मेरी खबरें आ रही हैं कि निगरान हुकूमतें आपकी आईएमएफ बनाएगा, क्योंकि 3 किस्तें भी रहती हैं उनकी। आपका निगरान सेटअप वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ डिसाइड कर रहा है कौन होगा, बाकर साहब होंगे या हफीज शेख साहब होंगे, कौन होंगे। तो मेरे ये कुछ 25 करोड़ लोगों के लिए मैसेज है, वो पाकिस्तानी नहीं है भाईजान, वो अमेरिकन एम्प्लॉई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉई है, सिर्फ उनका इंटरेस्ट देखेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। चले, लेकिन ये है कि हमारे जैसे लोग बोलते रहेंगे, एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे अपनी, उसकी वजह यह है मादरे मिल्लत है। मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान के लिए कर नहीं कुछ सकता, चीखना तो मैं समझता हूं मेरी ड्यूटी है, क्योंकि जिसकी माल जो है 76 साल से ये खराब कर रहे हैं, उसको जलील और ख्वार कर दिया उन्होंने। और दूसरा ये कि देखें, मैंने शायद आपके पिछले व्लॉग में भी कहा था, चीमा साहब, दुख वाली बात है कि दुबई में फैसले हो रहे हैं कि अगले 15 साल बारी बारी किस तरह आएंगे, किस तरह लूटेंगे, क्या करेंगे। देखें, और उसके बाद कल किसी ने कहा, जर्नलिस्ट ने, उसने कहा कि 16 अक्टूबर तक कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर, क्योंकि एक एचिसोनियन, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक ऐसा जुडिशियल ऑफिसर है कि जब तक वो मौजूद है पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। डेडलॉक पे आ चुका है कि राफेल तैयारे जो है उनका तो 51% रिलायंस है, और भारत के अंदर बनेंगे उसके ज्यादातर इक्विपमेंट जो उन्होंने सबमरीन्स ले रहे हैं, जिनके मैं स्कॉर्पियन बात कर रहा था। मैं ये भी इतला अर्ज करना चाहता हूँ, वो भी साउथ मुंबई के अंदर बनी है, बनी वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, लेकिन बनी मुंबई में है तीनों। मेरी हम्बल एक रिक्वेस्ट होगी, करना ना करना अलग बात है, लेकिन इसकी कवरेज को देखें, हर पाकिस्तानी को चाहिए इस कवरेज को देख के इन खबरों को पढ़े, शायद कभी हमें जिंदगी में शर्म आ जाए। हम तो ब्लॉक कर देते हैं खबरें, हम चलाते ही नहीं है ये खबरें, ब्लॉक कर देते हैं। वो समझते हैं कि इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये होता है ना कि खित्ते की खबर होती है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है, हम तो वो खबर भी नहीं चलाते। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बात तो कोई मुनासिब नहीं है। समझ आप, जैसे आप कह रहे हैं कि कम से कम देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तनकीद भी करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखने की कोशिश करें जिसमें तामीरी चीज़ें भी हों, जो आखिर भारत हमारा नेबर है, हम कहीं जा सकते हैं ना, वो जो साढ़े पास होता है भारत में थोड़ा जा इंडियन ओशन एक चढ़ना सी, लेकिन वो नहीं। लेकिन ये चीमा साहब, मेरे ख्याल इस वक्त अगर देखा जाए तो अब ये दौर ऐसा, इस वक्त आप इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और इकोनॉमिक क्राइसिस को किस तरह ठीक किया जा सकता है, ट्रेड के जरिए, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, एग्रीकल्चर चीजों के जरिए। और लेकिन ये कि आपके पास देखें, अब मैं जिस तरह मिसाल लेता हूँ, मोदी जी की मिसाल दी तो गले पड़ जाते हैं लोग। अब मैं चाइना से कहता हूँ कि केक बैग्स ले लेते हो, वहां जिस तरीके से करप्शन को कंट्रोल करते हैं, वो क्यों नहीं सीखते वहां से? वो गोली मारते हैं, और जो गोली के पैसे हैं वो भी लॉयल किन से लेते हैं? ये मैंने खुद पढ़ा चाइना के उनके रूल्स के मुताबिक, जो वो 10 रुपए की गोली होती है जिससे मारते हैं, वो भी उसके बिल पे जाती है। जब जेल में जाता है बंदा, उस बाहर आने का खर्चा भी खुद देता है, उसको लेबर पे लगाया जाता है, उसमें से उसका खर्चा काटा जाता है जेल। ये तरीके वहां से क्यों नहीं सीखते? किक बैक्स लेते हो, करप्शन नहीं सीखते हो, हर जगह से, टर्की से और हर चीज से सीखते हो, ये क्यों नहीं देखते हो तरक्की किस तरह करते हो? मेरे समझ से ये बात, मैं जब चैलेंज करके कहता हूं कि दुनिया की 400 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी डिग्रियां आप पर खत्म हो चुकी हैं, आपके ऊपर से गुजर जाती, आप वहां से सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग सीखते। आपको इस वक्त तबाह करने वाले सारे के सारे आईवी लीग स्टूडेंट पढ़े, डिग्री याफ्ता है, या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी बाहर से पढ़ के जाती है, सारी करप्शन में इन्वॉल्व, सारी। और मैं, मुझे जैसा बंदे को दुख तो होगा कि आईएमएफ डिसाइड करेगा आपका इंटर्न गवर्नमेंट पे, आपका वजीर आजम कौन होगा और आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। ये शर्मिंदगी नहीं तो और क्या है? और क्यों है? क्योंकि अगले 3 महीने में उन्होंने महीने बाद किस देनी है आपके पास चॉइस ही कोई नहीं, आप इस तरह मजबूर हैं, आप घुटनों पे पड़े हैं। आप खुद ही पाकिस्तानी नहीं बनना चाहते। जब पाकिस्तानी पाकिस्तान को बचाना ना चाहें तो दूसरी ताकतों के गवर्नमेंट क्या करेगी? मेरे दुख वाली बात तो ये है कि एक वाहिद इंसान, कोई माँ एक पूरा बच्चे नहीं पैदा कर रही है जो रोक सके इन सारी चीजों को। यानी क्या ट्रेजेडी, अल्लाह जानता है। और दूसरी बात यह है कि खासकर जब मैं देखता हूं कि एग्जैक्टली वाघा बॉर्डर से दूसरी तरफ जो है वो कुछ और है, बिल्कुल सिस्टम ही कुछ और। डायस्पोरा देखें, जिधर जाते हैं डायस्पोरा उनका छा जाता है। तालीम देखें, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। दुबई में उसकी ब्रांच खुल गई, तारड़ साहब। मैं हैरान हो रहा हूँ, $600 बिलियन उनका, 595 या 597 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब जरा देखें, और आपको 1.2 बिलियन मिला है, आप घुटनों पे हैं, और वजीर आजम भी आईएमएफ का होगा। कंपैरिजन कर रहे हैं आप, करें कंपैरिजन, फिर वो ये दर हकीकत कौमों, मैं समझता हूं कि कौमों के अंदर जब लीडरशिप कोई ना हो, जब काले बकरे चल रहे हो, जिस तरह खातून का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उनका अपना भी इसी तरह की चीजें हैं उनकी, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरती से कहा, उन्होंने कहा दुनिया की वाहिद इस्लामिक सुपर पावर अमलियात पे चलती रही 3.5 साल, अमलियात काला जादू। और ना कि बाजवा साहब टेंशन ना लो, इंडिया की टेंशन नहीं लेनी, मैं रात को रुपोच के आवांगा, सवेरे तो दसांगा की करना है। ऑक्सफोर्ड नया पाकिस्तान, रियासत मदीना। तो अब तो खैर
वो मुर्शिद बन चुके हैं, अब तो पीरो मुर्शिद है, अब तो बड़े बड़े मुरीदान हैं, अब तो इस वक्त 5 करोड़ बंदा मुरीद है। मेरे ख्याल में तो उनको तमीज शामीज शुरू कर देना चाहिए, करते हैं वैसे तमीज तो उनके चल ही रहे हैं, लेकिन चलो देखें अमलिया काला जादू, काले जादू में भी ये देखें, ये कितना बड़ा टाइटल है कि दुनिया की वाहिद इस्लामिक पावर जो है वो काले जादू पे चल रही है। आपको तो राइफल की जरूरत ही नहीं, आपको क्या जरूरत है राइफल की? गली गली राफेल चल रहा है। खान साहब कहते थे कि मेरी बीवी को 48 घंटे पहले पता चल जाता होगा। चलो हमें 62 राफेल की जरूरत नहीं थी, गली गली राफेल चल रहा है। आपका भुट्टो अभी तक जिंदा है, एक तरफ काला जादू है, काला जादू सर चढ़ के बोल रहा है, और 25 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ जो है मर्दाना कमजोरी के पीछे पड़े हैं। हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है 20 करोड़ तो वैसे कमजोर है, और दूसरे जो 5 करोड़ है वो मुर्शिद मुरीद ने सारे। ये क्या बंदा कर, मेरे तो समझ नहीं आती। मैं कसम से जब देखता हूँ और उसके बाद समझ नहीं आ रही कि यार ये हम जैसे ही लोग हैं, ज़बान भी हमारी वाली बोलते हैं, खाते पीते भी हमारी जैसी चीजें हैं, कपड़े भी हमारे जैसे, और सोचे भी एक जैसी। बॉलीवुड देखे ना आप, कितना पॉपुलर है बॉलीवुड पाकिस्तान के अंदर, इसी वजह से ना, क्योंकि आपकी सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन इधर सिमिलैरिटी को नहीं, नेगेटिव सकता है, तरक्की वाली तरफ नहीं जाना, तरक्की वाली तरफ। कहते हैं भारत की तारीफ क्यों करते हैं आप? भाई खुद आता ना। अच्छा मैं चाइना की तारीफ करूँ, फिर मैंने कहा ना वहां से करप्शन का हल ढूंढ लो जाके, वहां से किसी और की तारीफ कर लेते। अब तो अफगानिस्तान की भी तारीफ करें तो फिट पड़ जाती है आप, क्योंकि आप बस्तियों पे जा रहे हैं मुसलसल। ये लौंडे लपाड़े आप खुले छोड़ देते हैं, जाके सारा दिन जाके इमरान खान के जलसे नचन में जी करना है, तो तरक्की क्या? अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि पड़ोस में ये हो रहा है, ये हम जो बातें कर रहे हैं किसी ऐसे मुल्क की नहीं कर रहे कि बहुत दूर हो और उसकी जुबान पुर्तगीज हो, वो आप ही की जुबान है, आप ही का डीएनए। लेकिन देखे कहाँ जा रहे हैं। अगर किसी वक्त थोड़ा सा टाइम मिले तो थोड़ी सी शर्म कर लेगा। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं हमसे वो भी नहीं कमाया जा रहा। मैं आज एक शाम में किसी डिनर पे थे, तो डॉक्टर साहब एक फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई इत्तेफाक से, वहाँ पर पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो शंदूर मेला देख के आए और कहते हैं कि इतनी पाकिस्तान में पोटेंशियल है टूरिज़्म की, लेकिन हमसे वो भी नहीं हुआ, हमने सारा कुछ सिक्योरिटी को दे दिया। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटाइजेशन है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटाइजेशन है। जिस तरह ग्वादर की बात हो रही थी, या ये टॉप में ये जो मेले होते हैं शंदूर में, पोलो इतने बड़े लेवल पे जो दुनिया का जो मेला होता है, शंदूर मेला उसे बोलते हैं, पोलो खेलते हैं वहाँ पे। तो हम अपनी पोटेंशियल्स का उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सके। हम अगर प्रॉपर इसका इस्तेमाल करें तो हम बड़ा कुछ हो सकता है। और जिस तरह आपने बात की कि वो नेशनलिज्म से ताल्लुक़ है, मेक इन इंडिया का ताल्लुक़ आपने कहा डॉक्टर साहब नेशनलिज्म से है, इसलिए मेक इन इंडिया कामयाब हुई है बिकॉज उनके अंदर वो बसता है। अगर वो अंबानी को, अदानी को प्रमोट कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो पैसा अंदर ही अंदर पैसा जो है वो ठीक है। फेवरेटिज्म ज़रूर मैं मानता हूँ, वो अपने दोस्तों को फेवरेटिज्म दे रहे हैं, गुजरात के लोगों को फेवरेट कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा आप वाली बात है कि अंदर ही अंदर है। जब उनका दिल करता है अपने बिजनेसमैन को पकड़ने जाओ, उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके आओ, तो फिर काश हमारे पास भी ऐसा हो। हमारे पास इजराइल की सी पोर्ट्स भी भारत के पास है। और चीमा साहब मैं पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ, आपकी सी शोर लाइन देखेंगे, आपका कितना सी के साथ आपका फ्रंट 700 किलोमीटर था। और देखें उसके बाद एक वाहिद कंट्री ऐसा है कि जहां K2 भी मौजूद है, जहां सी शोर भी मौजूद है, जहां डेजर्ट भी मौजूद है, दुनिया की एग्रीकल्चर भी मौजूद है। अगर मौजूद नहीं तो इंसानियत मौजूद नहीं है, बाकी हर चीज मौजूद है। वाह वाह। मैं कल सोच रहा था सिर्फ K2 तक ले जाए आप, नीचे वो चेयर लिफ्ट बना दें, उसको मार्केट करें, $2-4 बिलियन आप साल का वहां से बना सकते। लेकिन कौन करेगा? ये जो लंदन वासी लोग हैं, ये किस तरह, ये जो ब्रिटिशों के एजेंट हैं, उनके पोते दोते हैं, आप कहते हैं ये आपकी तरक्की की बात करेंगे। अभी अगले दिन तार साहब आपकी बात काट रहा हूँ, अगले दिन ये कोई मेरा जापानीज को ये दे रहे हैं कि अब आप देखें, आपने कहा 700 किलोमीटर की सी शोर है, हमारा सी लाइन है तार साहब, वहाँ पे क्रूज ही चला दें यार। मतलब मुझे एक दफ़ा उधर नेपाल जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे हमने देखा कि तार साहब जापानीज ने एक चेयर लिफ्ट लाई यार, इतनी ऊपर, और वो जापानीज ही ऑपरेट करते हैं, सारी बात वो तो नहीं कर सकते थे। अभी देखें 700 किलोमीटर जो हमारा है उसके ऊपर कोई क्रूज नहीं चलता। क्रूज क्या चलना चीमा साहब, बस नहीं जाती कि लोट लेंगे रास्ते बस नहीं जाती, तुझे क्या क्रूज निकाल, वो तो मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते। चीमा साहब वाहिद प्रोजेक्ट है जो अभी तक कामयाब तरीन है मोटरवे, वो भी कोरिया ने बनाया। लेकिन फिर मैं क्या करूं, मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, ये तो समय से बाहर है। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, और दूसरी तरफ यूएई ने, जो पाकिस्तान का उम्मा कंट्री है, जो कि मतलब ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान की, ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान तो उन्हें ब्रदरली इस्लामिक कंट्री समझता है, उन्होंने पाकिस्तान से $3.5 बिलियन जो पाकिस्तान को रखने के लिए दिया था, सिर्फ रखने के लिए, जिसकी वजह से जिससे वो IMF से लोन ले सकते थे, वो पैसा अब
यूएई ने पाकिस्तान से वापस मांग लिया है, ठीक है। और तीसरी तरफ क्या हुआ है कि ईरान में जो जंग चल रही है अमेरिका और इसराइल की, ईरान ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट्स, 2 F-15 फाइटर जेट्स शूट डाउन कर दिए हैं। और एक तो प्रॉपर तरीके से उन्होंने वीडियो वगैरह भी जारी कर दी है कि एक पूरा का पूरा क्रैश कर दिया है, और दूसरा जो है दूसरे का मतलब कि प्लान क्रैश हो गया है, लेकिन दूसरे का पायलट अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। वैसे पायलट मतलब कि गायब है वहाँ से, पायलट पता नहीं कैसे जान बचाता हुआ पता नहीं कहाँ पहुँच गया है। उस पायलट को मतलब कि ढूंढने के लिए मतलब कि सर्च अभियान चला रहा है अमेरिका, अपने जो मतलब कि निगरानी करने वाले क्या बोलते हैं जेट्स हैं ना, मतलब कि अमेरिका के पास, वो ईरान के ऊपर उड़ा रहा है अमेरिका, और उसके बाद भाई निगरानी करी जा रही है। अगर भाई साहब ईरान ने मतलब कि वो फाइटर जेट पकड़ लिया अमेरिका का, तो भाई ईरान जो है अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर भाई साहब ईरान ने कैप्चर कर लिया अमेरिका का क्या बोलते हैं फाइटर जेट का पायलट, तो भाई ईरान ब्लैकमेल करेगा अमेरिका को, फिर उसके बाद भाई साहब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है अमेरिका को। खैर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में प्राइजेज जो है ना मतलब कि पेट्रोल और डीजल के, भाई साहब पेट्रोल के प्राइजेज जो है ना वो पहुंच गए हैं 458 रुपये, ठीक है भाई साहब, लेकिन डीजल के प्राइसेस जो हैं वो 540 रुपये पहुँच गए हैं, ठीक है भाई साहब। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं भाई, एक महीने में 2 बार ही मतलब कि प्राइसेस बढ़ गए हैं। और ये किसकी वजह से बढ़ रहे हैं प्राइसेस? अमेरिका की वजह से। जिस अमेरिका की गोद में पाकिस्तानी खेल रहे थे, पाकिस्तान खेल रहा था, ठीक है भाई साहब, आसिम मुनीर डिनर कर रहा था, ठीक है भाई, वाइट हाउस में शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर दोनों बैठ के डिनर कर रहे थे भाई, तो भाई अब उसका बिल फट गया है पाकिस्तान पर। साफ बात है भाई, वाइट हाउस में डिनर करने की भाई कीमत होती है, ठीक है भाई। अगर 2 बंदे अगर वाइट हाउस में मतलब कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट डिनर करता है जो कि उनकी हैसियत के बराबर है, तब तो भाई कोई इतना वो नहीं होता, ठीक है भाई। लेकिन भाई अगर एक भिखारी बैठा हो उस टेबल पे और मतलब कि और एक रिच मैन मतलब अमीर आदमी बैठा हो उस टेबल पे, तो भाई अमीर आदमी आगे चल के भाई उसका बिल ज़रूर लेगा भाई उस बंदे से। तो भाई वही चीज़ हुआ है। ट्रंप भाई अब मतलब कि जो खिलाया ना ट्रंप ने भाई वो वसूल रहा है। अब सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान से वसूल रहा है, क्योंकि भाई पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। पाकिस्तान के प्राइसेस जो है ना मतलब कि पेट्रोल प्राइसेस भाई साहब बढ़ते जा रहे हैं, और मतलब चूरन क्या दे रहे हैं अपनी आवाम को। मतलब कि कल परसों का ही बयान आया है शहबाज शरीफ का कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं 80 रुपये कम कर रहा हूँ पेट्रोल में। मैं भाई पहले बताओ, पहले तुमने 200-300 रुपये भाई बढ़ा दिए, ठीक है, पेट्रोल पे, उसके बाद तुमने 80 रुपये कम कर दिए, तो भाई इसमें फ़ायदा क्या हुआ? 80 रुपये तुमने कम कर दिए और तुमने 300 रुपये बढ़ा दिए, भाई उससे फ़ायदा क्या हुआ भाई? मतलब कि इतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद 2 दिन बाद ये फिर बढ़ा दिए, 80 रुपये घटाएँ। अब 80 रुपये घटाने के बाद भाई अभी कम से कम 200 रुपये बढ़ा देंगे कुछ ही दिनों बाद, देखना आपको यही खबर मिलेगी। डीजल के तो फिर भी नहीं कम कर पा रहा भाई, क्योंकि डीजल तो भाई साहब हवा में उड़ रहा है भाई। डीजल भाई 500-550 रुपये लीटर, 550 रुपये लीटर है डीजल भाई। डीजल बताओ पाकिस्तान के लिए, तो भाई पाकिस्तान करेगा क्या भाई? पाकिस्तान अब वही कहावत है ना कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या भाई, तो वही कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक और सही बैठ रही है भाई, ठीक है भाई। तो पाकिस्तान ने जो मतलब कि सिक्योरिटी स्टेट बना रखा है ना पाकिस्तान को, मतलब कि कोई इन्होंने ट्रेड नहीं करी किसी देश के साथ में, कोई अपनी आवाम को सहूलियत देने के लिए भाई मतलब कोई सब्सिडी भी नहीं देते हैं। ऊपर से IMF का प्रेशर है भाई साहब, IMF के लोन की किस्तें लौटानी है, इनको रोल ओवर करवाना है किस से भाई, पता नहीं समझ नहीं आता भाई। मतलब कि अपना जो लोन है ना उसको रोल ओवर करवाते रहते हैं भाई, रोल ओवर 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए। तो भाई मतलब कि इनकी किस्तें जो है ना, जो ये कमाते हैं थोड़ा बहुत भाई साहब, उससे डबल ट्रिपल तो ये किस्त चुका देते हैं। और भाई साहब जो कुछ बचता है ना थोड़ा बहुत, वो इनके स्टैब्लिशमेंट वाले खा जाते हैं। जो लोन वगैरह आता है ना वो सीधे स्टैब्लिशमेंट के भाई लंदन, पेरिस, टोरंटो में चला जाता है, दुबई के अकाउंटों में चला जाता है भाई। मतलब कि IMF वालों को भी पता है कि भाई हम इनको लोन देंगे और ये वापस रिटर्न होके हमारे पास ही आ जाएगा, तो भाई IMF वाले भी खूब ठोक के इनको रिटर्न देते हैं और इंटरेस्ट खाते रहते हैं भाई साहब, ब्याज खाते रहते हैं भाई। सबसे बढ़िया चीज़ है कि ब्याज खाते रहो, ठीक है। वैसे ये IMF वाले अमेरिका ही तो चलाता है एक तरीके से भाई IMF को भी, तो अमेरिका भाई मतलब कि उनको पता है कि भाई साहब ये कितना भी खाएंगे भाई वापस हमारे पास ही आएगा। तो अमेरिका ने तो भाई खूब खिलाया है इनको भाई। खैर मतलब कि ये अमेरिका वही है ना, ट्रंप वही है भाई जिसने बोला था कि भाई 33 बिलियन खा गया पाकिस्तान और इसने डकार भी नहीं मारी और इसने हमारे लिए कुछ काम भी नहीं करा। ये वही ट्रंप है जो भाई साहब इनको गोद में खिला रहा था, और इसका पहले का बयान भी देख लो आप, ठीक है भाई। उसी तरह भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से भारत के जहाज़ जो है ना वो जाते ही जा रहे हैं भाई, मतलब कि निकलते ही जा रहे हैं। LPG के टैंकर भी आ रहे हैं, ठीक है भाई साहब, क्रूड ऑयल भी
आ रहा है, रशिया से भी ऑयल आ रहा है भाई, ईरान से भी हम ऑयल खरीद रहे हैं, तो भाई भारत को कोई टेंशन ही नहीं है। भारत के पास पहले भी रिजर्व पड़ा हुआ था और भारत के अंदर तो पेट्रोल डीजल के प्राइस बल्कि कम कर दिए हैं भाई, गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं, ठीक है। बस उन पे से एक्सरसाइज ड्यूटी हटा दी है भाई इंडियन गवर्नमेंट ने। तो भाई कितनी अच्छी बात है कि भारतीय गवर्नमेंट जो है मतलब कि भाई उन्हें पता था ऐसा संकट कभी भी आ सकता है। जैसे कोरोना से निपटने के लिए भारत की पहले से तैयारी थी भाई, ठीक है भाई, भारत ने बहुत ही समझदारी के साथ में कोरोना से निपटा था। वैसे ही इस ऑयल संकट से भी भारत निपटेगा, बहुत अच्छी तरह से निपट रहा है। और भारतवासियों को पैनिक नहीं करना चाहिए और पैनिक बाइंग नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पैनिक बाइंग मत करो। जो जैसे एलपीजी सिलेंडर की थोड़ी बहुत शॉर्टेज हो रही थी क्योंकि भाई कुछ लोग ब्लैक में रख रहे थे, मतलब कि कुछ ज़्यादा मतलब कि खपत एक दो सिलेंडर की है उनकी, तो भाई कम से कम 5-10 सिलेंडर वो बुक करके रख रहे थे। उस वजह से क्योंकि भाई एलपीजी का सिलेंडर जो है ना मतलब कि हर दिन 55 लाख लोग बुक करते हैं, ठीक है भाई। 55 लाख सिलेंडर को ना मतलब कि डिलीवर करने की गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है और मतलब कि गवर्नमेंट 55 लाख सिलेंडर डिलीवर करती है हर रोज़, ठीक है भाई। और मतलब कि और फिर उसके बाद अगर भाई एक बंदा भी 2 सिलेंडर बुक कर लेता है किसी न किसी तरीके से ब्लैक में जैसे भी करके, तो भाई वो खपत क्या हो जाती है भाई, 1 करोड़ की हो जाएगी। फिर वो 1 करोड़ से ऊपर की खपत हो जाएगी, ठीक है भाई। तो फिर गवर्नमेंट कैसे उसे पूरा करेगी, इसलिए पैनिक बाइंग मत करो, ठीक है भाई। तो 55 लाख की क्षमता है गवर्नमेंट की कि भाई 55 लाख सिलेंडर, बाकी 55 लाख से ज़्यादा ऊपर नहीं होते बुक। 55 लाख एक दिन में 55 लाख सिलेंडर ही बुक होते हैं भारत के अंदर एलपीजी के। तो भाई भारत की क्षमता है वो 55 लाख सिलेंडर मतलब कि डिलीवर करने की, वो भारत मतलब कि आराम से कर देता है। लेकिन भाई अगर ज़्यादा सिलेंडर होंगे, 1-1 करोड़ सिलेंडर अगर बुक होंगे, तो भाई फिर कैसे होगा सिस्टम। इसलिए भाई पैनिक बाइंग मत करो, कोई भी घबराने की बात नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट मतलब कि हमसे ज़्यादा फिक्रमंद है भाई इस चीज़ को लेकर कि भारतवासियों को कैसे मतलब कि एनर्जी का सामान कैसे उपलब्ध करवाने हैं। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।